इस साल की गर्मियों की छुट्टियां वेंसडे के लिए काफी मजेदार रही, खतरों और रोमांच से भरी। इन दिनों वो अपना सारा समय अपनी साइकिक एबिलिटी पर काबू पाने में लगा रही थी, वही शक्तियां जिनके बारे में पहले उसे चेतावनी दी गई थी कि ये शक्तियां उसकी मौत की वजह भी बन सकती हैं। वेंसडे की पूर्वज और उसकी स्पिरिट गाइड गुडी एडम्स ने तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसके अंदर समाकर अपना बलिदान दे दिया था, पर अपने पीछे छोड़ गई थी एक विरासत, वो स्पेल बुक जो अब वेंसडे के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही थी। अपनी शक्ति को परखने के लिए वेंसडे ने एक खतरनाक सीरियल किलर को चुना जिसके पीछे वो बचपन से पड़ी थी, एक दरिंदा जो अपने शिकारों को मारने से पहले उनके बाल उखाड़कर डरावनी गुड़ियों पर सजाता था। क्राइम सीन से मिली एक बोलिंग बॉल को छूते ही वेंसडे की आंखों में उस कातिल की पूरी कहानी घूम गई। उसकी साइकिक विजन ने कातिल का ठिकाना दिखा दिया, लेकिन जब वो उसे पकड़ने पहुंची तो सीरियल किलर को छूते ही उसे दौरा पड़ा। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो पाया कि वो खुद उस सीरियल किलर के बेसमेंट में कैद थी, सैकड़ों डरावनी गुड़ियों से घिरी हुई। हालांकि सीरियल किलर को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वेंसडे को पकड़कर उसने अपनी ही शामत बुला ली है। वेंसडे ने अपने वफादार साथी थिंग के साथ मिलकर न सिर्फ उस दरिंदे को पुलिस के हवाले करवाया, बल्कि जाते जाते बेरहमी से उसके सारे बाल भी नोच डाले। लेकिन अब वेंसडे ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर उसकी आंखों से काले आंसू क्यों बह रहे थे। हालांकि ये दर्द और डर वेंसडे ने सबसे छुपा कर रखा, खासकर अपनी मां से। समर वेकेशन अब खत्म होने को आया था और शुरू होने जा रहा था उसके स्कूल नेवरमोर का नया सत्र। मतलब फिर एक बार वेंसडे के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था एक नया रहस्य, नए खतरे और नई पहेलियां। ये है वेंसडे का सीजन 2। अगर आपने सीजन 1 देख लिया है तो आप इस सफर के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो कई जरूरी बातें आपसे छूट सकती हैं। इसलिए पहले सीजन 1 देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यकीन मानिए इस सफर में आपको बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। वेंसडे के स्कूल का आज पहला दिन था। एडम्स फैमिली की गाड़ी जेरिको शहर की तरफ चल पड़ी थी, जिसके करीब ही जंगलों के बीच मौजूद था आउटकास्ट्स का स्कूल नेवरमोर। इस साल वेंसडे का भाई पग्सली भी नेवरमोर में एडमिशन लेने जा रहा था। पग्सली अपने अंकल फेस्टर की तरह हाथों से बिजली पैदा कर सकता था और चीजों को झटका दे सकता था। मॉम डैड ने वेंसडे को पहले ही समझा दिया था कि वो पग्सली का अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन पग्सली इससे घबराया हुआ था, क्योंकि बचपन में जब वेंसडे पर पग्सली की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी तो वो खेल खेल में ही पग्सली को ताबूत में बंद करके जिंदा दफन कर देती थी। वेंसडे का नेवरमोर का ये सफर अब बस कुछ ही मिनटों में पूरा होने वाला था, पर इसी बीच नेवरमोर के करीब ही जंगलों में ये कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। जंगल में दो प्रेमी छुपकर प्यार के फूल खिला रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर कार्ल ब्रैडबरी नाम का एक लोकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चुपके से उनकी तस्वीरें कैद कर रहा था, पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जासूसी पर खुद मौत नजर गड़ाए बैठी है। पेड़ की ऊंचाई पर एक कौवा, जिसकी आंखों में शैतान की झलक थी, उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। देखते ही देखते आसमान में कौवों का एक काला सैलाब उमड़ आया। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड ब्रैडबरी पर टूट पड़ा। घबराकर वो भागा और कार में घुस गया। कांपते हाथों से किसी को फोन मिलाया और हाँफते हुए कहा, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना सारे सबूत बुलपेन में सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कौवों का झुंड शीशा तोड़कर अंदर घुस चुका था। अगले ही पल सैकड़ों नुकीली चोंचे और फड़फड़ाते पंख उस पर टूट पड़े और उसकी दर्दनाक चीखों ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। उधर एडम्स फैमिली नेवरमोर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। ये पहली बार था जब वेंसडे अपनी मर्जी से स्कूल में कदम रख रही थी, क्योंकि वेंसडे को नेवरमोर एक स्कूल से ज्यादा क्राइम सीन लगता था। इस साल उसका इरादा साफ था, नेवरमोर को अपनी शर्तों पर चलाना और वहाँ अपना खौफ फैलाना। लेकिन जब उसने स्कूल के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। सारे स्टूडेंट्स वेंसडे को एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़की एग्नेस उसकी इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने अपना हेयर स्टाइल तक वेंसडे जैसा कर लिया था और अब बस उसके ऑटोग्राफ के लिए तड़प रही थी। तभी बियांका वहाँ आई। बियांका जो एक सायरन थी, जिसके पास किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति थी। उसने उन लड़कियों को वश में करके वेंसडे का उनसे पीछा छुड़ाया, लेकिन वेंसडे ने बियांका को थैंक्स कहने के बजाय कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इस पर बियांका ने उसे सलाह दी कि अब उसे हीरो बनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल वो स्कूल को पिलग्रिम डीमन क्रैकस्टोन से बचाकर एक मसीहा जो बन गई है। पर वेंसडे को ये फैन फॉलोइंग उसकी बेइज्जती लग रही थी। वो एक सुपर विलन बनना चाहती थी, कोई सुपर हीरो नहीं। वो गुस्से में सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि अचानक उसके सामने एक शख्स आ खड़ा हुआ। उसका नाम था बैरी डॉट, नेवरमोर का नया प्रिंसिपल। डॉट ने भी वेंसडे के कारनामों की दास्तानें सुन रखी थी, इसलिए उसने बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया। उसने बताया कि वो नेवरमोर को उसके पुराने सुनहरे दिनों में लौटाने आया है। उसका मकसद है स्कूल का वो सम्मान वापस लाना जिसे पिछली प्रिंसिपल वीन्स ने बर्बाद कर दिया था। वो कल रात स्कूल में फाउंडर्स फायर सेरेमनी आयोजित करने वाला था, जो स्कूल की एक पुरानी परंपरा थी जिसमें एक विशाल बोन फायर जलाया जाता था। डॉट ने वेंसडे को इस समारोह की मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, लेकिन वेंसडे ने ताना कसते हुए उसके मुंह पर जवाब दिया कि वो मुख्य अतिथि बनने से बेहतर उस बोन फायर के अंदर जलना पसंद करेगी। डॉट पर अपने तानों का तमाचा जड़कर वेंसडे थिंग के साथ सीधा अपने रूम में जा पहुंची, जहां उसकी रूममेट एनिड ने तहे दिल से उसका स्वागत किया। एनिड अपनी समर वेकेशन की बातें करने को बेहद एक्साइटेड थी। अब वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलना सीख चुकी थी, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ चुके थे। उसका गॉर्गोन बॉयफ्रेंड एजेक्स, जिसमें लोगों को पत्थर में बदलने की शक्ति थी, अब उसके लिए बोझ बन चुका था। एनिड उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी नजदीकियां अब ब्रूनो नाम के एक स्टूडेंट से बढ़ रही थी, जो उसी की तरह एक वेयरवुल्फ था। एनिड ने एक्साइटेड होकर उसे इस साल के अपने बड़े बड़े प्लान्स बताए और फिर वेंसडे से उसके प्लान्स पूछे, जिस पर वेंसडे ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसे बस लोगों से दूर रहकर अपने नोवेल का सीक्वल लिखना है। उसने एनिड को अपनी पहली नोवेल दिखाई, जिसे वो गर्मियों की छुट्टियों में पूरा कर चुकी थी। ऐसे ही बातें करते और अपना सामान रखते हुए वेंसडे ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तभी अंदर से एक तीर निकला, जिससे वेंसडे और एनिड बाल भर बचे। तीर जाकर दीवार पर धंस गई। उस तीर में एक तस्वीर थी, उस वक्त की तस्वीर जब वेंसडे प्रिंसिपल डॉट से बातें कर रही थी, और तस्वीर के नीचे लिखा था, वेलकम बैक वेंसडे, मेरी नजर अब भी तुम पर है। एनिड की डर से जान निकली जा रही थी, पर वेंसडे के चेहरे पर तो मुस्कान निखर आई। आखिर उसने ऐसे ही किसी पल के लिए तो नेवरमोर में खुशी से कदम रखा था, लेकिन अब सवाल था कि आखिर वो स्टॉकर यानी कि वेंसडे के पीछे पड़ा उस पर नजर गड़ाए बैठा शख्स कौन था? कोई पुराना दुश्मन, या इस बार वेंसडे का पाला किसी और ही नई और अनजानी ताकत से पड़ा था?
वेंसडे ने तस्वीर छूकर अपनी साइकिक शक्तियों से जब उसका पता लगाने की कोशिश की तब उसे उस पल की झलक दिखाई थी जब वो अपनी फैन हो चुकी लड़कियों से मिली थी और उसके बाद प्रिंसिपल डॉट से। हालांकि इतने लोगों में ये पता लगा पाना मुश्किल था कि इस धमकी भरे संदेश के पीछे कौन है। कुछ देर बाद वेंसडे जब अपने रूम से बाहर आई तो देखा कि उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल डॉट से बातें कर रहे थे। डॉट ये चाहता था कि वेंसडे की मॉम मोर्टिशिया गाला फंड रेजिंग कमेटी की कुर्सी संभाले। दरअसल स्कूल में हर साल गाला सेरेमनी आयोजित की जाती थी। गाला फंड रेजिंग कमेटी के चेयरमैन का काम होता था शहर के जाने माने रईस लोगों को इस सेरेमनी में बुलाना, उनसे नेवरमोर के लिए फंड जुटाना और स्कूल की इमेज को बेहतर बनाने के लिए काम करना। गाला के पुराने चेयरमैन जेवियर के पिता थे, वही जेवियर जिसे सीजन 1 में वेंसडे ने गलती से मॉन्स्टर हाइड समझ लिया था और गिरफ्तार करवा दिया था। उसी बदनामी के कारण जेवियर के पिता ने चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी थी और अपने बेटे जेवियर को स्विट्जरलैंड के आउटकास्ट स्कूल में भेज दिया था। जेवियर को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया है, ये जानकर वेंसडे को आश्चर्य हुआ। वहीं डॉट ने वेंसडे के मॉम डैड से गुजारिश की कि वे कल रात होने वाली फाउंडर्स फायर सेरेमनी तक यहीं रुकें और गाला की कुर्सी संभालने के बारे में तसल्ली से सोचें। डॉट ने उन्हें गार्डनर्स कॉटेज में ठहराया जहां पहले वो सन की बॉटनी टीचर थॉर्नहिल रहा करती थी, जिसने टाइलर के अंदर के हाइड को जगाकर और पिलग्रिम मॉन्स्टर क्रैकस्टोन को जीवित कर पूरे स्कूल को खतरे में डाल दिया था। लेकिन अब थॉर्नहिल जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रही थी। डॉट ने मोर्टिशिया को उस कॉटेज की चाबी सौंप दी और कहा कि अगर वो गाला की मेंबर बनती हैं तो ये कॉटेज उनका घर होगा। ये सुनकर मोर्टिशिया को गाला फंड रेजिंग कमेटी की चेयरमैन बनने में काफी दिलचस्पी होने लगी क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों से दूर रहना खतरनाक लग रहा था। लेकिन गाला की चेयरमैन बनकर वो अपने हस्बैंड के साथ स्कूल में ही रह सकती थी और बच्चों पर नजर रख सकती थी। पर वेंसडे अपनी मॉम के इस फैसले से काफी नाराज हो गई। मोर्टिशिया ने वेंसडे को समझाया कि उसकी स्पिरिट गाइड गुडी अब नहीं रही, इसलिए वेंसडे को जब तक एक नई स्पिरिट गाइड नहीं मिलती तब तक वो उसकी देखभाल करेगी। लेकिन वेंसडे ने साफ कह दिया कि उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। वो नाराज होकर वहां से जाने लगी। इस दौरान थिंग उसे मनाता हुआ उसके पीछे चल रहा था और उसे समझा रहा था कि वो अपने काले आंसुओं के बारे में अपनी मां को बताए। लेकिन वेंसडे उससे भी चिढ़ गई और उसे खुद से दूर रहने की चेतावनी दी। इसी दौरान जंगलों में भटकते हुए वेंसडे ने देखा कि आगे एक जगह पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दरअसल पुलिस को उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कार्ल ब्रैडबरी की लाश मिल चुकी थी जिसे कौमों ने नोच नोच कर अंदर से खोखला कर दिया था। इतनी भयानक मौत देखकर पुलिस भी सन्न थी। वेंसडे उस क्राइम सीन की ओर खींची चली आई। उसने सुना कि मरने वाला ब्रैडबरी एक जलील इंसान था जो उन कपल्स की छुपकर फोटो खींचने यहाँ आया था क्योंकि वो दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। हालांकि वे दोनों ब्रैडबरी को जानते तक नहीं थे। फिर भला ब्रैडबरी को मरवाने वाला कौन हो सकता था? इस तहकीकात में उलझी पुलिस ब्रैडबरी की लाश लेकर वहां से जाने लगी। इसी दौरान वेंसडे ने किसी को जंगल की ओर भागते देखा। वेंसडे उसके पीछे भागी और एक जोरदार किक मारकर उसे चारों खाने चित कर दिया। वेंसडे ने देखा कि वो गैल्पिन था, शहर का पुराना शेरिफ, मॉन्स्टर हाइड टाइलर का पिता। वेंसडे ने उससे छुपकर यूं जासूसी करने का कारण पूछा। इस पर गैल्पिन ने बताया कि मरने वाला ब्रैडबरी उसका दोस्त था। वो दोनों मिलकर एक केस सुलझा रहे थे। दरअसल ब्रैडबरी के हाथ अचानक कोई सुराग लग गया था, ऐसा सुराग जिससे सारे आउटकास्ट का वजूद खतरे में पड़ सकता था। गैल्पिन ने आगे बताया कि उन्होंने उस सुराग की तहकीकात शुरू की ही थी कि किसी ने ब्रैडबरी की जान ले ली। हालांकि गैल्पिन भी नहीं जानता था कि ब्रैडबरी को किसने मारा। अब गैल्पिन वेंसडे से मदद चाहता था, ब्रैडबरी के कातिल को ढूंढने में और आउटकास्ट को उस अनजान खतरे से बचाने में। लेकिन वेंसडे को यह देखकर ताज्जुब हो रहा था कि आउटकास्ट से नफरत करने वाला गैल्पिन उनकी परवाह कैसे करने लगा। वेंसडे ने उसे साफ इनकार कर दिया। वैसे भी उसे गैल्पिन से नफरत थी। उसने कहा कि जब इस केस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है तो वो खामखा इस मामले में क्यों पड़े। पर गैल्पिन ने कहा, अगर लेना देना नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती वेंसडे। यकीन मानो कभी न कभी तुम इस केस तक अपने आप खींची चली आओगी और जब ऐसा हो तो याद रखना मैं अपने घर पे मिलूंगा। तब तक इन कौओं से जरा सावधान रहना। वेंसडे ने देखा पेड़ पर वही शैतानी कौवा बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वेंसडे ने भी एक टक उस कौवे को घूर कर देखा और फिर अपने रास्ते चल दी। दूसरी ओर वेंसडे का भाई पग्सली अपने नए रूममेट से मिला। वो था यूजीन, वही यूजीन जो मधुमक्खियों के झुंड को कंट्रोल कर सकता था और अब उसने बाकी कीड़ों को भी कंट्रोल करने की कला सीख ली थी। उन्हें वो डॉर्मिटरी मिली थी जिसका हिस्सा एजेक्स भी था। उनकी डॉर्मिटरी का नाम था कैलिबन हॉल। कैलिबन हॉल की एक परंपरा थी कि स्कूल के पहले दिन किसी को एक डरावनी कहानी सुनानी होती थी। इस परंपरा को निभाते हुए एजेक्स एक कहानी सुना रहा था, कहानी स्कल ट्री की। कई साल पहले की बात है। एक होशियार हुनरबाज बच्चा था पर वो दिल से कमजोर था। सारा दिन बिस्तर पर पड़ा वो बेमिसाल मशीनों के डिजाइन्स बनाता रहता था जिन्हें वो एक दिन हकीकत में बनाना चाहता था। पर डॉक्टरों ने उसे साफ कह दिया था कि वो कमजोर दिल की वजह से बस चंद महीनों में मरने वाला है। तब उसने सोचा क्यों ना अपना ही मशीनी दिल बनाया जाए जो ना कभी कमजोर हो और जिसकी धड़कनें कभी थम ना पाए। उसने एक ऐसा ही दिल बना लिया। डॉक्टर्स ने उसके दिल का ऑपरेशन करके उसे वो मशीनी दिल लगा दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब वो लड़का ठीक हुआ तो उसका मशीनी दिल दिमाग से इस तरह जुड़ गया कि उसे मशीन और आविष्कार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब वो नेवरमोर में आया तो उसके आविष्कार के चर्चे होने लगे। लोगों ने माना कि वो दुनिया का सबसे होशियार इंसान है, लेकिन आगे चलकर उसके आविष्कार ने ही उसकी जान ले ली। एक धमाका हुआ और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। कहा जाता है कि वो लड़का स्कल ट्री के नीचे आज भी दफन है। सांसें बंद हो चुकी हैं और उसका मशीनी दिल अब भी धड़क रहा है। अगर कोई स्कल ट्री की बाईं आंख में कान लगाकर सुने तो वो मशीनी दिल की टिक टिक उसे सुनाई देगी, लेकिन किसी में भी उस धड़कन को सुनने की हिम्मत नहीं है। फिर एजेक्स ने कहा, क्या तुम में से किसी में है वो हिम्मत? हालांकि सारे लड़कों का डर से बुरा हाल हो चुका था, लेकिन वहीं पग्सली मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया उछल पड़ा था। दूसरी ओर प्रिंसिपल डॉट नेवरमोर के लिए फंड इकट्ठा करने में जी जान से जुटा था। उसे किसी ऐसे की तलाश थी जिसकी बात लोग बिना सोचे समझे मान लें, और उसकी नजर पड़ी बियांका पर। शुरुआत में उसने मीठी बातों से बियांका को फंड रेजिंग कमेटी में शामिल करने का ऑफर दिया, लेकिन जब बियांका ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तब डॉट ने अपना असली चेहरा दिखाया। बियांका एक स्कॉलरशिप से आई स्टूडेंट थी। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गई बियांका कि तुम्हें स्कॉलरशिप से यहाँ एडमिशन मिला है और फिलहाल नेवरमोर की हालत बहुत खराब है। अगर फंड इकट्ठा नहीं हुआ तो हमें कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा, शायद तुम्हें भी। बियांका समझ गई ये धमकी थी। मजबूरी में उसे कमेटी से जुड़ना पड़ा। फिर वो दिन आया जब नेवरमोर में फाउंडर्स फायर सेरेमनी आयोजित की जा रही थी। द विंची कहे जाने वाले आउटकास्ट जिनके पास अपने हाथों से चीजों को उड़ाने की शक्ति थी, लकड़ियों से एक बड़ा बोन फायर बना रहे थे। समारोह के इस शोर शराबे से दूर वेंसडे जब अपने कमरे में पहुंची तो इनिड ने उसे सरप्राइज करते हुए बताया कि उसके लिए एक जेवियर का एक तोहफा और एक लेटर आया है।
इनिड ने वो लेटर पढ़कर सुनाया। जेवियर ने लिखा था, डियर वेंसडे, काफी वक्त से मैं तुम्हें मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मुझे ये मान लेना चाहिए कि मेरा दिया हुआ फोन तुमने कहीं खो दिया होगा। जेवियर का अंदाजा सही था। वेंसडे ने उस फोन को खौलते पानी में डालकर उसका सूप बना दिया था। अब वेंसडे ने तोहफा खोल कर देखा। वो चौंक उठी। उसमें एक तस्वीर थी, उसी भयानक शैतानी कौवे की जिसे वेंसडे ने कुछ देर पहले जंगल में देखा था। वो कौवा किसी कब्र पे बैठा हुआ था। इनिड ने जेवियर के लेटर में आगे पढ़ा, इस पेंटिंग को एक आखिरी तोहफा समझ लो। ये दृश्य अचानक मेरे जहन में आया। कोई सवाल मत पूछना ये क्या है और क्यों है, और ये जो भी है वेंसडे मुझे यकीन है कि ये तुमसे जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी रहस्यों की तरह इस रहस्य को भी तुम जरूर सुलझा लोगी। तुम्हारा प्यारा जेवियर। वेंसडे सोच में पड़ गई। तभी उसने थिंग को अपने टाइपराइटर के पास देखा, जिसे उसने खुद से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उसे लगा थिंग उसके टाइपराइटर से छेड़छाड़ कर रहा है। वो थिंग को डांटती हुई जब करीब आई तो देखा कोई अजनबी उसके लिए एक संदेश छोड़ गया था। वेंसडे समझ गई, ये संदेश जरूर उस पर नजर रख रहे उस स्टॉकर ने छोड़ा है। उसमें लिखा था, क्या तुमने हाल ही में कोई अच्छी किताब पढ़ी है? उसी पल वेंसडे को अचानक उसकी नोवेल याद आई। उसने जब ड्रॉअर खोला तो उसकी नोवेल गायब थी। उसकी 2 साल की मेहनत कोई चुरा ले गया था और छोड़ गया था एक पहेली। वेंसडे ने एक पल सोचा और उसे पहेली का मतलब समझ आ गया। वो स्टॉकर उसके नोवेल की चिता जलाने वाला था। चिता यानी कि फाउंडर्स फायर सेरेमनी का बोनफायर। वेंसडे उसी वक्त बोनफायर की ओर भागी। वहाँ अब बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी वेंसडे से कोई बच्चा टकराया, पर भीड़ की वजह से वेंसडे उसे देख नहीं पाई। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने देखा कि कोई उसकी जेब में धारदार ब्लेड से लिपटा हुआ खत छोड़ गया था, जिसमें लिखा था, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नोवेल चिता में जलकर भस्म हो जाए तो मुझे चिता के अंदर आकर मिलो। वेंसडे अपनी 2 सालों की मेहनत खाक में मिलने नहीं दे सकती थी। ये जानते हुए भी कि कुछ ही देर में उस चिता में आग लगने वाली है, वो चिता की लकड़ियां हटाकर बेधड़क उसके अंदर घुस गई। इनिड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। वेंसडे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र उसके नोवेल की चिता जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ही चिता जलाने के लिए रचा गया है। उधर एक और सारे बच्चे, टीचर्स और वेंसडे के पेरेंट्स भी सेरेमनी के जश्न में डूबे थे। प्रिंसिपल डॉट नेवरमोर की नई म्यूजिक टीचर मिस कैप्री के साथ स्टूडेंट्स का मनोरंजन कर रहा था। चिता जलाने का आगाज बस होने ही वाला था, मगर वेंसडे अब भी चिता के बीचों बीच रेंगती चली जा रही थी। आखिरकार उसे उसकी नोवेल दिखाई दे गई, लेकिन वो काफी ऊपर लटकी हुई थी। वेंसडे उसे निकालने ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसी पल डॉट, जिसके पास हाथों से आग निकालने की शक्ति थी, उसने अपने हाथ से आग फेंककर चिता को अग्नि दे दी। चिता धूं धूं कर जल रही थी और वेंसडे अब भी उसके अंदर अपने नोवेल को पाने की कोशिश कर रही थी। इनिड भागती हुई स्टेज की ओर जाने लगी ताकि प्रिंसिपल से चिता की आग बुझाने को कह सके, पर उस वक्त सारे लोगों का ध्यान आसमान की ओर था, जहां डाविंची ग्रुप के बच्चे अपनी शक्तियों से चिता के ऊपर मौजूद जलते हुए पंछी को उड़ा रहे थे। इनिड किसी तरह स्टेज के पास पहुंची और चिल्लाकर कहा, जल्दी चिता की आग बुझा दो, वेंसडे उसके अंदर फंसी हुई है। ये सुनते ही जश्न में एक पल खामोशी छा गई। सारे लोगों के चेहरे घबराहट में सख्त पड़ गए, क्योंकि चिता ने अब पूरी तरह आग पकड़ लिया था। वेंसडे का रास्ता आग की लपटों से बस घिरने ही वाला था कि तभी खुशकिस्मती से वेंसडे नोवेल के साथ बाहर निकल आई। माहौल एक बार फिर जश्न में डूब गया। डॉट ने वेंसडे के कारनामों का सम्मान करते हुए उसे स्टेज पर आमंत्रित किया और उसकी शान में एक पेंटिंग से पर्दा हटाया, जिसमें वेंसडे और उसके दोस्त हंसते मुस्कुराते मसीहा की तरह शान से खड़े थे। उस पेंटिंग में वेंसडे ने जब अपने चेहरे पे मुस्कान देखी तो गुस्से से उसका पारा हाई हो गया। उसे पेंटिंग में भी अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो स्टेज पर आई और उस पेंटिंग को आग में भस्म कर दिया। वेंसडे की इस हरकत से डॉट भी सदमे में आ गया। इसी दौरान दूसरी ओर पग्जली सभी से छुपकर उस स्कल ट्री के पास आ गया। वही स्कल ट्री जिसकी कहानी एजेक्स ने उसे सुनाई थी कि उस ट्री के नीचे दफन है मशीनी दिल वाला वो लड़का जिसकी धड़कनें आज भी सुनाई देती है। पग्जली उसकी लाश खोदकर निकालने आया था। उसने ट्री की बाईं आंख में कान लगाकर सुना, टिक टिक की आवाज सच में आ रही थी। तभी अचानक उस आंख से फड़फड़ाते हुए चमगादड़ बाहर निकले, जिससे डरकर पग्जली हाथों के बल जमीन पे गिर पड़ा। गिरते ही उसके हाथ पैरों से बिजली के करंट निकले जो जमीन के नीचे तक पहुंचे। उसी जमीन के नीचे दफन था वो मशीनी दिल वाला लड़का जो बिजली के झटके से जीवित हो उठा और देखते ही देखते कब्र से बाहर निकल आया। उसकी खोपड़ी पूरी तरह खोखली हो चुकी थी, शरीर आधा गल चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी जिंदा लाश की तरह पग्जली के सामने खड़ा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि पग्जली के चेहरे पे डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। दूसरी ओर वेंसडे गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इनिड उसे मनाती हुई उसके पीछे गई और जैसे ही उसने वेंसडे के कंधे पे हाथ रखा, वेंसडे को एक झटका सा लगा। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसे एक विजन आया। उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में थी जहां हर तरफ कौए ही कौए मंडरा रहे थे और अंधेरे में एक साया खड़ा था। वेंसडे की नजर एक कब्र पे गई जिसके ऊपर एक कौवा फूल लिए बैठा था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा जेवियर ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। वेंसडे ने पास जाकर देखा, वो कब्र इनिड की थी। उसी पल वेंसडे को लगातार इनिड की आवाज आने लगी, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगले ही पल इनिड वेंसडे के पीछे आ खड़ी हुई, खून से लथपथ जैसे अपनी कब्र से निकल कर आई हो। उसने वेंसडे की गर्दन दबोच ली और बोली, मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। और अचानक वेंसडे विजन से बाहर आ गई। वेंसडे जमीन पे पड़ी तड़प रही थी। उसकी माँ भी वहां आ चुकी थी। उसने वेंसडे को संभालने की कोशिश की, पर धीरे धीरे वेंसडे की तड़प बेहोशी में तब्दील हो गई। कुछ समय बाद वेंसडे हाँफती और इनिड को पुकारती हुई अचानक जाग उठी। उसने देखा वो अपने घर में थी, अपनी माँ के पास। वेंसडे के काले आंसू देख मोर्टिशिया को सारी बात समझ आ चुकी थी कि वेंसडे की साइकिक शक्तियां अब उस पर भारी पड़ने लगी हैं, जिसे वो अब तक अपनी माँ से छुपा रही थी। पर अब जब ये राज खुल ही गया था तो वेंसडे ने पूछा कि आखिर उसे ये काले आंसू क्यों आ रहे हैं। मोर्टिशिया ने बताया कि ये साइकिक एग्जॉशन यानी मानसिक थकावट का नतीजा है। वेंसडे अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल करने की वजह से ये थकावट और दर्द महसूस कर रही है। वेंसडे ने अपनी माँ से इसका इलाज पूछा। मोर्टिशिया ने कहा, इसका बस एक ही इलाज है, तुम्हें गुडी की किताब से दूर रहना होगा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा और इंतजार करना होगा अपनी नई स्पिरिट गाइड का, जो सही वक्त आने पर उसे मिल जाएगी और उसे सही रास्ता दिखाएगी। पर वेंसडे ने किताब छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि वो अपना रास्ता खुद चुन सकती है। तब मोर्टिशिया ने वेंसडे को अपनी बहन ओफिलिया के बारे में बताया, जिसका मोर्टिशिया कभी जिक्र भी नहीं करती थी। उसने बताया कि ओफिलिया भी बिल्कुल वेंसडे की तरह थी, उसमें भी साइकिक शक्तियां थी और एक वक्त उसे भी ये काले आंसू आने लगे थे। वेंसडे ने अभी जो जिद पकड़ रखी है, उसी जिद ने ओफिलिया को बर्बाद कर दिया था। लेकिन वेंसडे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब मामला इनिड की जान का था। उसने जो विजन देखा था जिसमें उसकी ही वजह से इनिड की मौत होने वाली थी, ऐसे में इनिड को बचाने के लिए उसे अपनी शक्तियों की बहुत
जरूरत पड़ने वाली थी। वेंसडे थिंक के साथ एक बार फिर नेवरमोर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उसे बार बार उस शैतानी कौवे का ख्याल आ रहा था। जेवियर का हूबहू उस शैतानी कौवे की पेंटिंग बनाना और फिर विजन में उसी कौवे का इनिड की कब्र के पास दिखाई देना। इसके साथ ही वेंसडे को गैल्पिन की वो बात भी याद आई जब उसने कहा था कि आउटकास्ट्स पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। उस वक्त भी तो उसे वो शैतानी कौवा दिखाई दिया था। इससे वेंसडे को समझ आ रहा था कि हो न हो इन सारी बातों का आपस में कोई कनेक्शन है। वो सीधा गैल्पिन के घर पहुंची, ये पता लगाने की आउटकास्ट्स पर कौन सा संकट आने वाला है और उन्हें इससे जुड़े कौन से सबूत मिले थे। वेंसडे ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर का दरवाजा हल्का सा धकेलते ही खुल गया। वेंसडे बिना एक पल सोचे गैल्पिन को आवाज देती हुई अंदर आ गई। गैल्पिन सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन जब वेंसडे ने करीब जाकर देखा तो वो सन रह गई। सोफे पे गैल्पिन की लाश थी, आंखें खोखली और मुंह खुला हुआ। गैल्पिन की इतनी भयानक मौत आखिर कैसे हुई होगी? वेंसडे ये सोच ही रही थी कि तभी गैल्पिन के मुंह से ढेर सारे कौवे निकले, जिन्होंने गैल्पिन को अंदर से खाकर खोखला कर दिया था। वहीं एक कोने में वो शैतानी कौवा भी बैठा हुआ था, जो कर्कश भरी आवाज में शायद वेंसडे को एक चेतावनी देकर उड़ गया। वेंसडे गैल्पिन को छूकर उस पर अपनी साइकिक एबिलिटी इस्तेमाल करने लगी, ताकि ये पता चल सके कि उसकी मौत के पीछे किसका हाथ है। लेकिन ये अजीब था, वेंसडे की शक्तियों ने काम ही नहीं किया। वेंसडे परेशान हो उठी। वो कुछ भी सोच पाती उससे पहले ही अचानक पुलिस वहां आ धमकी और वेंसडे को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस स्टेशन में शेरिफ वेंसडे पर सवाल पे सवाल दागे जा रही थी कि वो गैल्पिन के घर में क्या कर रही थी और उसे गैल्पिन की मौत के बारे में क्या पता है। पर वेंसडे ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने शेरिफ से पूछा कि पुलिस को गैल्पिन की मौत के बारे में किसने बताया। शेरिफ ने कहा कि गैल्पिन का दोस्त ब्रैडबरी, जिसकी लाश जंगल में मिली थी, उसने मौत से ठीक पहले गैल्पिन को ही फोन किया था और शेरिफ जानना चाहती थी कि उनके बीच क्या बात हुई, इसलिए वो गैल्पिन से पूछताछ करने गई थी, न कि उसकी मौत की खबर मिलने पर। लेकिन गैल्पिन का फोन भी मौके से गायब था। शेरिफ वेंसडे पे इल्जाम लगाने लगी कि उसी ने गैल्पिन का फोन चुराया है। गैल्पिन की मौत का इल्जाम भी शेरिफ वेंसडे पर ही थोपने लगी। इस पर वेंसडे ने चिढ़कर कहा, मैंने गैल्पिन को नहीं मारा और न ही उसका फोन मुझे मिला, पर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इन सबके पीछे टाइलर का हाथ है। गैल्पिन का बेटा टाइलर, मॉन्स्टर हाइट, एक वही था जिसे अपने पिता से नफरत थी। लेकिन शेरिफ ने कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइलर विलो हिल में कैद है, एक सुरक्षित साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जहां से उसका भाग पाना नामुमकिन है। इन्हीं बातों के बीच वेंसडे का फादर गोमेज वहां आ गया, जो पेशे से एक वकील भी था। उसने वेंसडे को छुड़ा लिया और उसे वापस नेवरमोर ले गया। इसी दौरान नेवरमोर में दूसरी ओर पग्जली उस मशीनी दिल वाले ज़ॉम्बी को अपने साथ ले आया था और यूजीन के मधुमक्खियों वाले शेड में उसे बेड़ियों में जकड़कर रखा हुआ था। पग्जली के बिजली के झटके उसे काबू में रखते थे। यूजीन ने जब उस ज़ॉम्बी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पग्जली से कहने लगा कि उन्हें टीचर्स को इस ज़ॉम्बी के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पग्जली तो उसे अपना पेट बनाना चाहता था। पग्जली ने कहा कि इस ज़ॉम्बी को भूख लगी होगी, उन्हें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। तब यूजीन ने उसे ताजे शहद की एक बोतल थमा दी। ज़ॉम्बी एक ही झटके में सारा शहद गटक गया, पर अगले ही पल उसने उन दोनों पर उल्टी कर दी। यही पग्जली को उस ज़ॉम्बी पेट के लिए एक नाम मिल गया, स्लर्प। उधर वेंसडे भी नेवरमोर पहुंच चुकी थी और थिंक के साथ ये सोचती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि आखिर उसकी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो जल्द ही उसका पीछा करने वाले उस स्टॉकर तक नहीं पहुंच पाई तो वो इनिड को मार देगा। ये सोचती हुई वेंसडे जब अपने कमरे में पहुंची तो सामने एक भयानक दृश्य देख उसके होश उड़ गए। सामने इनिड की लाश पड़ी थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिस पर से खून की धार बह रही थी। वेंसडे डरी सहमी जब उसके पास गई, तभी अचानक इनिड ठहाके लगाते हुए जाग गई। दरअसल ये एक मजाक था। हर साल की तरह आज स्कूल में प्रैंक डे मनाया जा रहा था, लेकिन इस मजाक से वेंसडे गुस्से में आ गई और इनिड से कहा, अगर ऐसा मजाक दोबारा किया तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पर इनिड ने कहा, तुमने भी तो मेरे साथ इतना भयानक मजाक किया, पिलो पर वो नकली आंख रखकर मुझे कितना डरा दिया था। वेंसडे चौंक गई। उसने जाकर देखा तो सच में इनिड के पिलो में एक इंसानी आंख रखी हुई थी, पर वो नकली नहीं बल्कि असली आंख थी। वेंसडे समझ गई कि ये जरूर उसके स्टॉकर का काम है। इतने में ही इनिड के फोन पर मैसेज आया, जिसमें वेंसडे की एक तस्वीर थी, उस वक्त की जब वो गैल्पिन के घर के बाहर खड़ी थी, और लिखा था, मेरी नजर तुम पर है वेंसडे, मुझे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अजीब बात थी कि मैसेज गैल्पिन के नंबर से आया था। भला मरा हुआ गैल्पिन मैसेज कैसे कर सकता था? लेकिन वेंसडे समझ गई कि ये मैसेज जरूर उसके स्टॉकर ने किया है। वही गैल्पिन का कातिल है और गैल्पिन का फोन चुराने वाला भी वही है, और शायद इनिड का होने वाला कातिल भी। वेंसडे ने उस आंख को छूकर अपनी साइकिक शक्तियों से उस स्टॉकर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसकी शक्तियों ने काम ही नहीं किया। लग रहा था जैसे वो अपनी शक्तियां खो चुकी है। इधर नादान इनिड, जिसे अब तक पता भी नहीं था कि वेंसडे उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, वो वेंसडे पर ही चिढ़ रही थी कि वेंसडे का स्टॉकर अब उसके पीछे पड़ गया है। पर वेंसडे उसे उसकी मौत के विजन के बारे में नहीं बता सकती थी। वो जानती थी कि इनिड को सदमा लग सकता है। उसने इनिड को कुछ दिन तक रूम पर ही रहने की सलाह दी, पर इनिड ने कहा कि आज से उसकी ड्राइविंग क्लासेस शुरू होने वाली है, इसलिए वो रूम पर नहीं रुक सकती। इनिड वहां से चली गई। उसी पल वेंसडे के दिमाग में भी एक बात आई। उसने थिंक को आदेश दिया कि मेरे लौटने तक गुडी की किताब खंगालो और पता करो कि मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये आदेश देकर वो बाहर आ गई। बाहर पूरा स्कूल प्रैंक डे मना रहा था। हंसी, शोर और शरारतों के बीच अचानक डॉट वहां आ गया, एक अजीब सी खोपड़ी वाले आउटकास्ट के साथ। वो था प्रोफेसर ओरलॉफ, नेवरमोर का सबसे पुराना टीचर, जो केवल अपनी खोपड़ी के भरोसे रहता था। लिक्विड से भरे जार में रखी हुई उसकी खोपड़ी एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर जैसी मशीन की मदद से चलती फिरती थी, जो उसके लिए शरीर की तरह काम करती थी। अब वो नेवरमोर में पुरानी बॉटनी टीचर थॉर्नहिल की जगह लेने वाला था। वेंसडे मन में एक सवाल लिए उसके पास आई। उसे शक था कि कौवे अपने आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, जरूर उन कौवों को कोई कंट्रोल कर रहा होगा। उसने पूछा कि क्या स्कूल में कोई ऐसा आउटकास्ट भी है जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है। तब ओरलॉफ ने उसे बताया कि ऐसे आउटकास्ट को एवियन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने 10 साल से स्कूल में किसी एवियन को नहीं देखा। इसके बाद वेंसडे विलो हिल के लिए निकली, वही साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जहां टाइलर कैद था, क्योंकि एक टाइलर ही था जिससे गैल्पिन और ब्रैडबरी का पुराना नाता था। टाइलर अपने पिता से नफरत भी करता था और इनिड ने वेयरवुल्फ बनकर वेंसडे की टाइलर से जान बचाई थी, इसलिए इनिड भी टाइलर की दुश्मन बन गई थी। इस वजह से वेंसडे का पूरा शक टाइलर पर ही था। विलो हिल पहुंचने के लिए वेंसडे ने चुपके से इनिड का ड्राइविंग पास चुरा लिया और उसके ड्राइविंग स्कूल ट्रेनर की गाड़ी में जा बैठी। ट्रेनर उसे पूरी मासूमियत से ड्राइविंग की शुरुआती स्किल्स सिखा रहा था, पर उसे ये कहां पता था कि वेंसडे को बचपन से ही गाड़ी भगाने का शौक था।
बैंक रॉबरी के वक्त वो अपने अंकल फेस्टर की पर्सनल ड्राइवर रह चुकी थी। उसने अपनी ड्राइविंग से ट्रेनर की पैंट गीली कर दी और जा पहुंची विलो हिल। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात हुई जूडी से, जो वहां की चीफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फेयरबर्न की असिस्टेंट थी। जूडी ने बताया कि जब से वेंसडे ने टाइलर से मिलने की अर्जी भेजी है, तब से डॉक्टर फेयरबर्न उसका इंतजार कर रही थी। इतने में ही फेयरबर्न वहां आई और वेंसडे को टाइलर के चैम्बर में ले जाने लगी। इस दौरान फेयरबर्न बताने लगी कि टाइलर यहाँ लाया गया अब तक का सबसे खतरनाक मरीज है, जो उनके काबू से बाहर होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आता है और वो हाइड में बदल जाता है। थॉर्नहिल भी उसी फैसिलिटी में कैद थी, लेकिन उसे टाइलर से बहुत दूर रखा गया था ताकि उनका बॉन्ड टूटे। लेकिन फिर भी टाइलर के अंदर का वो मॉन्स्टर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए फेयरबर्न दूसरा तरीका आजमा रही थी। वो अब वेंसडे को टाइलर के सामने लाना चाहती थी। उसने वेंसडे से कहा कि वेंसडे के टाइलर के सामने आने से शायद टाइलर को मानसिक सदमा पहुंचे, जिससे उसके अंदर का जोश खत्म हो जाए और वो वापस नॉर्मल हो जाए। इस पर वेंसडे मुस्कुराई और बोली कि अगर उसकी शक्ल देखकर टाइलर को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो वो खुशी खुशी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन वेंसडे जब टाइलर से मिली तो उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और साथ ही उसके अंदर इनिड के लिए भी बदले की आग सुलग रही थी। उसे कड़ी सुरक्षा में देख वेंसडे को एक बात पर तो यकीन हो गया कि टाइलर यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए गैल्पिन और ब्रैडबरी को उसने नहीं मारा। लेकिन टाइलर ने वेंसडे को धमकी देते हुए कहा कि उसे बस एक मौके की तलाश है। जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, सबसे पहले इनिड को खत्म करेगा और फिर वेंसडे को। पर वेंसडे उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। वो उसके गुस्से को और भड़काकर वहाँ से चली गई। वेंसडे की गैर हाजिरी में उधर नेवरमोर में कई घटनाएं एक साथ घट रही थी। मोर्टिशिया चुपके से गुडी की स्पेल बुक ले गई थी। पग्जली का ज़ॉम्बी पेट स्लर्प जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया था। बियांका ने प्रिंसिपल डॉट को अपनी साइरन पावर से काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला था कि डॉट के पास एक खास कोरिंथियन कोरल वाला लॉकेट है, जो साइरन्स के जादू को पूरी तरह बेअसर कर देता है। और इसी बीच इनिड भी मौका देखकर अपने नए बॉयफ्रेंड ब्रूनो को रूम में ले आई, लेकिन दोनों की दाल गल पाती। उससे पहले ही इनिड की नजर एक तोहफे पे पड़ी। उस पर थिंक का नाम था। उसे खोलने पर इनिड को पता चला कि आज तो थिंक का जन्मदिन है। इनिड जब थिंक को बर्थडे विश करने गई तो देखा कि थिंक अपने बक्से में बैठा दारू पी रहा था। दरअसल एडम्स फैमिली में से किसी को भी अपने चाहते थिंक का जन्मदिन याद ही नहीं था, वेंसडे को भी नहीं। इस गम में वो बोतल पे बोतल खाली किए जा रहा था। इनिड उसे दिलासा दे रही थी, तभी उसे ब्रूनो की एक दर्द भरी आवाज आई। वो परेशान होकर ब्रूनो की तरफ भागी। इधर नशे में धुत थिंक क्या हुआ है ये देखने के लिए बक्से से बाहर निकल ही रहा था कि तभी किसी ने उसे बक्से में ही लॉक कर दिया। कुछ समय बाद वेंसडे अपने कमरे में लौटी। कमरे में अब केवल इनिड का मोबाइल और पर्स पड़ा था। वेंसडे ने बक्से में छटपटाते थिंक को बाहर निकाला, जिसने उसे सारा माजरा समझाया। उसी पल इनिड के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल अननोन नंबर से था। वेंसडे ने फोन उठाया और बोली, कौन हो तुम और इनिड कहाँ है? दूसरी ओर से आवाज आई, खेल तो अभी शुरू हुआ है, तुम्हारे पास 30 मिनट है इनिड और उसके वेयरवुल्फ दोस्त ब्रूनो को ढूंढने के लिए। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो उनका खेल खत्म समझो और ध्यान रहे किसी और को इस खेल में शामिल करना चीटिंग होगी। मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। इतने में ही दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कार्ड फेंका। वेंसडे समझ गई कि ये उसका स्टॉकर है। उसने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन वो स्टॉकर जैसे हवा की तरह एक पल में ही गायब हो चुका था। वेंसडे ने कार्ड उठाया। उसमें एक दिल की तस्वीर थी और पीछे लिखा था प्ले डेड। आखिर क्या था इसका मतलब? वेंसडे सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ इनिड की अचानक आंख खुली। उसने खुद को ब्रूनो के साथ एक सुनसान कमरे में जंजीरों से बंधा पाया। वे दोनों ईगो टावर में थे, स्कूल की एक सुनसान जगह जिसे सालों पहले हुए एक हादसे के बाद से ही बंद कर दिया गया था। अब तक इनिड और ब्रूनो शांत थे और इसे किसी का प्रैंक समझ रहे थे, मगर जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उनके ठीक ऊपर सैकड़ों खंजर लटके हुए थे, जो किसी भी वक्त उन पर गिरकर उनका काम तमाम कर सकते थे। वक्त बीता जा रहा था और उधर वेंसडे को इनिड तक पहुंचने का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। तभी उसने जब कार्ड पर ठीक से गौर किया तो उसे समझ आया कि कार्ड में लिखे शब्द प्ले डेड का मतलब म्यूजिक से भी तो हो सकता है। कार्ड में एक दिल बना था। दिल एक ऑर्गन होता है और म्यूजिक में भी तो कीबोर्ड वाले एक खास इंस्ट्रूमेंट को ऑर्गन कहते हैं। वेंसडे उसी वक्त म्यूजिक क्लास में आई, जहाँ एक बड़ा और पुराना ऑर्गन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद था। वेंसडे को समझ आ चुका था कि प्ले डेड में DEAD म्यूजिक नोट्स यानी कि धुन है। उसने जब वो धुन बजाई तो बगल से एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर एक पैसेज था। वो पैसेज वेंसडे को भी आखिरकार ईगो टावर तक ले आया। उधर इनिड और ब्रूनो जंजीरों से आजाद होने की कोशिश में गिर पड़े थे और इसे अपना आखिरी वक्त समझकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। पर वेंसडे को देख उनकी जान में जान आ गई। वेंसडे ने थिंक से उन्हें जंजीरों से आजाद करने को कहा, पर थिंक जब उनके करीब गया तो एक पतली रस्सी से टकरा गया और उसी पल ऊपर लटके कुछ खंजर नीचे गिरने लगे। थिंक उनसे बचने की कोशिश करने लगा, पर अंत में एक खंजर ने उसे भी जकड़ लिया। उसी पल एक मशीन शुरू हो गई और ऊपर मौजूद सैकड़ों खंजर धीरे धीरे इनिड और ब्रूनो की तरफ आने लगे। वे दोनों डर के मारे मदद के लिए चीखने लगे। तभी वेंसडे को उस मशीन के पास उसका टाइपराइटर दिखा, जिसमें एक पहेली थी। लिखा था, वो क्या चीज है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और उसके नीचे लिखा था, इस पहेली का जवाब टाइप करो और अपने दोस्तों को बचा लो। वेंसडे ने देखा वहाँ चारों ओर ढेर सारी किताबें भी रखी थी। वे सभी मशहूर लेखकों की किताबों के कलेक्शंस थे। वेंसडे को समझ आया कि शायद क्लू इन किताबों में ही मिलेगा। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता से मतलब है शायद कोई ऐसी किताब जो यहाँ मौजूद ना हो। वेंसडे गौर से अलग अलग लेखकों की किताबों में उस मिसिंग किताब को ढूंढने लगी। इस दौरान उधर इनिड और ब्रूनो की जान निकली जा रही थी। खंजर धीरे धीरे उनके काफी करीब आ चुके थे। वक्त बीता जा रहा था, लेकिन उन ढेर सारी किताबों में मिसिंग किताब ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। तभी वेंसडे के मन में एक बात आई, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब द इनविजिबल मैन भी तो हो सकता है, जो मशहूर लेखक H.G. वेल्स की नोवेल है। वेंसडे ने H.G. वेल्स के कलेक्शंस देखे, उनमें द इनविजिबल मैन नोवेल गायब थी, यानी कि वेंसडे को पहेली का जवाब मिल चुका था। अब बस इसे टाइप करना बाकी था। पर तब तक खंजर इनिड की आंखों तक पहुंच चुका था। वो खंजर बस उसकी आंखों में धंसने ही वाला था कि तभी वेंसडे लेटर्स टाइप करने में कामयाब हो गई और मशीन रिवर्स हो गई। इनिड और ब्रूनो ने राहत की सांस भरी। वेंसडे ने पहले थिंक को आजाद कराया,
और इनिड की तरफ बढ़ी ही थी कि उसी पल कहीं से ताली की आवाज आई। देखते ही देखते वहां प्रकट हुई एग्नेस डेविल, वही लड़की जो वेंसडे की सबसे बड़ी फैन थी। वही अब तक अपनी इनविजिबल पावर से वेंसडे, इनिड और ब्रूनो के साथ मौत का खेल खेलती आई थी और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वेंसडे का ध्यान पा सके और उसकी दोस्त बन सके। वेंसडे ने एग्नेस से पूछा कि उसने गैल्पिन को क्यों मारा, लेकिन एग्नेस ने कहा कि उसने गैल्पिन का खून नहीं किया, उसने केवल गैल्पिन का फोन चुराया था ताकि इस केस को सॉल्व करने में वेंसडे की मदद कर सके। वो फोन एग्नेस ने वेंसडे को सौंप दिया। इनिड एग्नेस के इस खौफनाक प्रैंक से उस पर बुरी तरह चिढ़ी थी, लेकिन वही वेंसडे को एग्नेस का ये भयानक खेल कहीं न कहीं भा गया था। वो उसे कुछ बोले बगैर वहीं छोड़कर अपने दोस्तों के साथ लौट गई। दूसरी ओर बियांका प्रिंसिपल डॉट की राजनीति में उलझ चुकी थी। दरअसल डॉट को स्कूल में डोनेशन के लिए एक बड़ी मछली नजर आई थी। वो थी मोर्टिशिया की मां हेस्टर फ्रम्प, जो शहर की सबसे दौलतमंद इंसान थी, लेकिन मोर्टिशिया की अपनी मां से बनती नहीं थी, जिस वजह से डॉट मोर्टिशिया को अपनी मां से डोनेशन मांगने के लिए नहीं कह सकता था। इसलिए उसने बियांका को भेजा। बियांका मजबूर थी। डॉट के बताए अनुसार उसने मोर्टिशिया को वश में किया और कहा, अपनी मां को कॉल कीजिए और उन्हें गाला फंक्शन में आने का इन्विटेशन दीजिए, आपको उनसे डोनेशन हासिल करना है। मोर्टिशिया अपनी मां को कॉल करने चली गई। इसी दौरान दूसरी ओर इनिड का ड्राइविंग स्कूल ट्रेनर, जिसे वेंसडे ने अपनी ड्राइविंग से दिन में तारे दिखा दिए थे, नेवरमोर से वापस लौट रहा था, ये कसम खाते हुए कि आज के बाद किसी आउटकास्ट को ड्राइविंग नहीं सिखाएगा। तभी उसकी गाड़ी से कोई टकराया। ट्रेनर घबराया हुआ गाड़ी से जब बाहर निकला तो देखा कि सामने तो कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो जब मुड़ा तो सामने देख उसका कलेजा कांप गया। सामने था स्लर्प, मशीनी दिल वाला ज़ॉम्बी। स्लर्प अपना डरावना मुंह फैलाकर ट्रेनर का दिमाग ही चबा गया और नेवरमोर की दीवारें एक बार फिर चीखों से गूंज उठी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नेवरमोर में रहस्यों का सैलाब उठ चुका था। वेंसडे को पता चल चुका था कि उसकी मां ने गुडी की किताब को चुरा लिया है। उस किताब के बिना वेंसडे अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सकती थी। ये सवाल उसे खाया जा रहा था कि अगर एग्नेस असली स्टॉकर नहीं है, फिर वो कौन है जिसने गैल्पिन और ब्रैडबरी की हत्या की। आखिर उन्हें ऐसा कौन सा राज मालूम चल गया था जिससे पूरे आउटकास्ट का वजूद खतरे में पड़ सकता था। और क्या वाकई वेंसडे अपनी सबसे करीबी दोस्त इनिड की मौत की वजह बनने वाली थी? जवाब छुपे हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। और यकीन मानिए, अगली बार जो आप देखेंगे वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। तो मिलते हैं सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।